इजराइल हमास के बीच जो जंग चल रही है 20वां दिन है और 20वें दिन भी हमास के पास इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव को निशाना बनाने की क्षमता है। तेल अवीव पर हमास ने रॉकेट से हमला किया है। हालांकि आयरन डोम सिस्टम, ये आवाज सुनिए, ये एयर रेड सायरन, रॉकेट वार्निंग सायरन लगातार तेल अवीव के ऊपर सुनाई दे रहा है। आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इस रॉकेट को ध्वस्त कर दिया गया। आज तक संवाददाता शिव अरूर ग्राउंड जीरो पर है इस समय और आज तक के कैमरे पर ये रॉकेट अटैक और आयरन डोम का सिस्टम किस तरह से उसने इस रॉकेट को हवा में ही ध्वस्त किया, वो सब आज तक के कैमरों में कैद हुई है तस्वीरें। देखिए ये रिपोर्ट। और हर जगह जैसे ये सायरन बजता है तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं, बॉम्ब शेल्टर्स में चले जाते हैं, क्योंकि रॉकेट को आप ध्वस्त भी कर दे तो उसके आग के गोले से जो उसके टुकड़े हैं, शैपनल है, वो जमीन पर बहुत तेजी से गिरते हैं, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। वैसे इजराइल हमास जंग का आज 20वां दिन है और अब तक इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमीनी आक्रमण पूरी तरह से नहीं किया है। इसका औपचारिक निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इजराइल की जो सेना है, आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, वो खामोशी से बैठी है। इजराइल ने बाकायदा आज एक वीडियो जारी किया। इजराइल के जो मरकावा मार्क 4 टैंक्स है, सबसे लेटेस्ट मेन बैटल टैंक्स, इजराइल के मरकावा टैंक्स उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन करते नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसमें इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास के कई ठिकानों को गाजा पट्टी में घुसकर तबाह किया और वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और जो इंजीनियरिंग कॉलम्स हैं वो सुरक्षित वापस भी लौट आए। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। गाजा पर भीषण बमबारी, तेज धमाका और काले धुएं का गुबार, मलबे में तब्दील इमारतों से उठती आग की लपटें, मलबे में अपनों को तलाशते लोग। इजराइल और हमास की जंग 20वें दिन में पहुंच चुकी है। इंतकाम की आग में इजराइल बिना कोई रहम गाजा पर हमले पे हमले कर रहा है। इजराइल के ही मुताबिक हमास के हजारों आतंकी मारे जा चुके हैं। हमास के सैकड़ों ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। इस बमबारी के पीछे मकसद ये है कि हमास को इतना कमजोर कर दिया जाए कि जमीनी लड़ाई आसान हो जाए। लेकिन इतनी बमबारी के बावजूद इजराइल गाजा में जमीनी लड़ाई नहीं छेड़ पा रहा। हालांकि आज जारी थर्मल वीडियो में इजरायली टैंक गाजा सीमा में प्रवेश करता नजर आ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक जमीनी जंग की जमीन तैयार करने के लिए आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में हमास के कई आतंकी सेल्स, बुनियादी ढांचे और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट कर दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देकर इजरायली फौज फिर से अपनी सीमा में आ गई। आईडीएफ ने एक और वीडियो जारी किया। ये इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन रूम का है। जब इजरायली फौज गाजा सीमा में तोप लेकर घुसे, तब इसी वॉर रूम से फौजी कमांडर जमीनी जंग को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी तैयारियों और इतनी ताकत के बावजूद जमीनी जंग का इंतजार क्यों? खबर है कि इजराइल ने गाजा में जमीनी लड़ाई को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसा अमेरिका की अपील पर किया गया है। अमेरिका चाहता है कि मध्य पूर्वी देशों में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए जब तक मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती नहीं हो जाती, तब तक इजराइल गाजा में प्रवेश न करे। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बार बार जमीनी जंग की बात कर रहे हैं। साफ है इजराइल को भी एहसास है लड़ाई आसान नहीं, इसलिए ऑपरेशन गाजा को लेकर इजराइल के पांव ठिठके हुए हैं। बात करते हैं हम इजराइल हमास युद्ध की। हमास को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बहुत बड़ा बयान आज सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का शक है कि हमास ने यह हमला इजराइल पर किया क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को निशाना बनाना था, इसकी सफलता को रोकना था। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति जिस कॉरिडोर को इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर कॉरिडोर के रूप में देखते हैं, जिससे पूरे
मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, भारत में, दक्षिण एशिया में, हिंद प्रशांत महासागर में शांति और खुशहाली आनी थी, आखिर उससे इतना तनाव क्यों हो गया? इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते इससे बेहतर होने थे। इस प्रोजेक्ट को कौन कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो फेल करना चाहती हैं? देखिए ये रिपोर्ट। क्या भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को रोकने के लिए हमास ने इजराइल पर हमला किया? वो कौन है जो इजराइल और सऊदी अरब को दोस्त बनते नहीं देखना चाहते? G20 की तस्वीरें याद कीजिए। ये वो पल था जब भारत ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश की। इसका आधार बना था इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे दुनिया भर के जानकारों ने मध्य पूर्व में शांति के लिए गेम चेंजर बताया। लेकिन जिस तरह से इस घोषणा के कुछ दिन बाद इजराइल पर हमास ने हमला किया, उसकी टाइमिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति सवाल उठाते हैं। एक ही हफ्ते में दूसरी बार जब बाइडेन ने हमास के हमले के पीछे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक अहम वजह बताया है। इस कॉरिडोर की घोषणा भारत में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इजराइल ने इस कॉरिडोर को एशिया के लिए काफी अहम बताया था। हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मुंबई से शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। इस नए कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प बताया गया, जिसने कई देशों को चीन का कर्जदार बना दिया। तुर्की ने भी इसका विरोध किया और इसकी घोषणा के कुछ ही दिनों बाद ये हमला हो गया, जिससे सवाल उठना स्वाभाविक है कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो इस कॉरिडोर को बनते देखना नहीं चाहती। चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से इटली के बाहर होने की यही वजह मानी जा रही है, जिसने चीन को G20 में अपना फैसला सुना दिया। अच्छी बात यह है कि हमास के हमले के बावजूद अमेरिका और भारत ने इस कॉरिडोर के काम तय अवधि में पूरा करने का संकल्प दोहराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कॉरिडोर को एक गेम चेंजर बताया था, और ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आखिर ये है क्या, मैं आपको ये विस्तार से समझाता हूं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये भी आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये भारत से शुरू होगा, समुद्र के रास्ते यूएई तक जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक जाएगा, उसके बाद वहां पर ट्रेन लाइन पूरी बन रही है, वहां से सऊदी अरेबिया तक जाएगा, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन तक जाएगा, जॉर्डन से इजराइल जाएगा। तो आप ये सोचिए, पहले समुद्र का रास्ता, उसके बाद ट्रेन का रास्ता, इजराइल के हाइफा पोर्ट से फिर समुद्र के रास्ते ये ग्रीस भी जा सकता है, फ्रांस भी जा सकता है और इटली भी जा सकता है, और वहां से फिर जर्मनी, फिर बाय रोड या ट्रेन जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक, आप भारत से सामान जब आप यूरोप भेजेंगे तो आप 14 दिन की बचत कर रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यानी डेडिकेटेड सामान जाएगा तो आयात निर्यात कर कानून इन सब की बहुत जबरदस्त बचत होगी। समय की बचत, पैसे की बचत, कानून की बचत, ऊर्जा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, फिर इसका एक और क्या बहुत फायदा होगा? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि चाइना जिस तरह दुनिया के देशों को दबा रहा है, उसकी फंडिंग सिर्फ चाइना कर रहा है और पाकिस्तान को बोझ तले दबा रहा है और अफ्रीका के देशों को दबा रहा है। इसमें भारत भी पैसे लगा रहा है, यूएई भी, सऊदी अरेबिया भी, जॉर्डन भी, इजराइल भी, वर्ल्ड बैंक भी पैसे लगा रहा है। तो इसमें सबकी साझेदारी है। 60 दिनों के अंदर एक बाकायदा रोड मैप इसका बनना है। फिर सऊदी अरेबिया और इजराइल के संबंध सुधर रहे हैं, यूएई और इजराइल के संबंध सुधर रहे हैं। इससे ईरान बहुत परेशान है, इससे चीन बहुत परेशान है। ये सभी देश
इतने ज्यादा इससे परेशान है कि क्या इन सब ने मिलकर, खासतौर पर ईरान ने, क्या इसीलिए कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के संबंध ना सुधर जाए, क्या इसलिए ये किया